नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर देश में इतने बड़े सेलिब्रिटीज को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर एक आम आदमी की सुरक्षा की क्या बात हो सकती है। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर यह पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं। उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूटआउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही इस्तीफा दे दो। केंद्र सरकार से अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर। 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। रोज दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। तुम दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो आज डबल इंजन की सरकार ना तो अच्छी सरकार दे सकती हैं और ना देश को सुरक्षा दे सकती हैं। हम सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से और राज्यों के केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो। राजनीति के अलावा अपने काम करो। जो काम देश की जनता ने आपको दिया है, आपको चुन के भेजा है, आपके ऊपर भरोसा किया है, सबसे पहला काम तो होता है सुरक्षा और दूसरा होता है न्याय। आप सुरक्षा करने में अक्षम हो रहे हो। दिन ब दिन आपने पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर दिया। आप काम करना चालू करो, गंदी राजनीति करना बंद करो। अगर कोई एक आध क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बढ़ गया ना अपराध? देखिए, पत्रकार भी कह रहे हैं कि 2013 में इनका प्रश्न ये है, क्योंकि ये सुनाई नहीं देगा, 2013 की तुलना में आज दिल्ली में 4 गुना अपराध बढ़ गया। ये प्रश्न है इनका। क्या मुझे दबाव बनाने की जरूरत है?
अब अगर पाकिस्तान हमला कर देगा तो मैं दबाव बनाऊंगा, तो वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं केंद्र सरकार वाले। इनका प्रश्न ये है कि अभी तक कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनाया? उनको चुन के तो इसलिए भेजा था कि वो अपना काम करें। उनको इसलिए चुन के थोड़ी भेजा था कि जिस दिन केजरीवाल दबाव बनाएगा, चलो आज दबाव बना दिया, आज दबाव बना। मैं तो पिछले अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये किस प्रकार का हमला है और किस प्रकार की मंशा इसके पीछे थी, ये सभी चीजों का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। प्रयागराज में लोक संगीत और भक्ति गायक मैथिली ठाकुर ने महाकुंभ 2025 पर कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है, यहां आना बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आज मैं अपने भजनों के साथ यहां सेवा में रहूंगी। एक तो 144 साल के बाद हो रहा है महाकुंभ और यहाँ पे आना ही बड़े सौभाग्य की बात है, तो बहुत खुशी हो रही है। और आज वो भी मैं अपने भजन के साथ सेवा में रहूंगी और बहुत सारे भक्तों से भी मिलने वाली हूँ, क्योंकि आज तो मतलब बहुत मजा आने वाला है। आज शाम में कलाग्राम में मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। कितना रुकना है यहाँ पे? बस आज भर रहूंगी, कल सुबह निकल जाऊंगी। तो क्या कुछ बुलाइए आप सुनाएंगे? जो भी जरूर। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे रे भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते। धन्यवाद। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने बेतिया के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में एनडीए एकजुट है और पांचों घटक दल पांडवों की तरह है। हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। रालोसपा और हम पांचों दल के अध्यक्ष और संबंधित जिला के सभी, जो अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो केंद्रीय मंत्री, प्रदेश में अगर मंत्री हैं तो उनके मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोग उस जिला से संबंधित प्रभारी मंत्री सभी लोग मौजूद रहे और मौजूद रहकर सभी कार्यकर्ताओं के से मुलाकात भी हुआ और उनके अंदर जोश भरने का भी काम हुआ। ये हमारी सोच है कि आने वाला 2025 के चुनाव के वक्त जो है, अभी से हमारा पांचों दल एनडीए के बैनर के तले एकजुट होकर विधानसभा के चुनाव की तैयारी करते हैं और इस एकजुटता, प्रतिबद्धता और सुशासन का यात्रा का ये प्रतीक हो हम लोगों का जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई पड़ा और हमें लगा कि सभी दल के कार्यकर्ता एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी चट्टानी एकता को दिखाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और अभी जब प्रगति यात्रा हुआ तो बेतिया जिला में तो प्रगति यात्रा हो चुका है और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान जो भी घोषणा किया या जिस तरह का भी उन्होंने समस्या को देखा, 2-3 दिन के अंदर कैबिनेट बुला करके और उसमें बजट का भी प्रावधान कर दिया, पैसे का भी प्रावधान कर दिया। और ऐसा अभी मैं देख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी ट्रेनिंग सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया और 172 करोड़ रुपया के लागत से 41 परियोजनाओं का। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर बेतिया व्यवहार न्यायालय के सभी कर्मचारी अपनी वेतन विसंगतियों, अनुकंपा पर नौकरी, पदोन्नति, विशेष न्यायिक कैडर लागू करने जैसे मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पर चले गए। न्यायालय कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पर बैठ गए। साथ ही बिहार सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
पहली मांग है कि हम लोगों के वेतन में जो विसंगति है उसको दूर किया जाए, हम लोगों को प्रमोशन दिया जाए, पदोन्नति हम लोगों को दी जाए। हमारे जो ब्रदर कलीग मर गए हैं उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए, उनके 100% उनके परिवार के लोगों को, और तृतीय संवर्ग के कर्मचारियों की प्रोन्नति रेगुलर बेस पे, फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों की प्रोन्नति रेगुलर बेस पे थर्ड ग्रेड में की। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या हम करेंगे? लोग अनिश्चित काल तक हड़ताल पर रहेंगे। Let me say one thing कि ये there are genuine demands of the employees. Honorable High Court, Honorable Supreme Court, सब लोगों ने जो भी अनुशंसा की या फिर जो भी डिमांड्स इन लोगों की थी उसको उन लोगों ने अप्रूव किया। उसके बाद भी बिहार सरकार ऐसे अगर हमारे स्टाफ के साथ करेगी तो फिर हम लोग कैसे काम करेंगे? आप बताएं, पूरा सिस्टम बैठ जाएगा ना। तो अगर न्यायिक प्रक्रिया ही बैठ जाएगी तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आप बताइए। एक गरीब इंसान भी आता है तो बोलता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। फिल्म की डायलॉग है, फिल्म में लोग बोलते हैं बैठ के आई विल सी यू इन द कोर्ट। एक गरीब इंसान यहाँ आता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, बड़े से उलझने के लिए। तो जब कोर्ट का सिस्टम ही आप बैठा दीजिएगा, उनकी जेन्युइन डिमांड्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस चीज की अनुशंसा कर दी गई है कोर्ट में हम लोगों के 20 साल पहले, 20 साल आज पहले, तक और आज तक उसको इम्प्लीमेंट आप नहीं कीजिएगा तो फिर क्या करेंगे हमारे स्टाफ? बताइए। कितने दिन बीइंग ए लॉ को आप लोग आगे बढ़ाइए, उसको ऊपर लेके जाइए कि सरकार सुने, सरकार समझे दिक्कत कहाँ है। के सभी कर्मचारी बलों की तरफ से आज जो अनिश्चितकालीन हड़ताल के हम लोग दिए हुए हैं, हम लोग अपने सर्विस की न्यायिक जो विसंगतियाँ, वेतन संबंधी विसंगतियाँ है और सेठी कमीशन की जो अनुशंसा है उसको अक्षरशः हम लोग लागू कराने के लिए, और 42 पे ग्रेड को लागू कर 4200 जो नया कर्मी है 4200 और जो पुराने कर्मी है 4600 पे ग्रेड कराने के लिए, साथ में जितने भी हमारे न्यायिक बंधु आकस्मिक उनका अगर निधन हो जाता है तो जो अवेजी मिलता था, जो उनको अनुकंपा पे बहाली की जाती थी, वह नहीं हो पा रहा है। ग्रेजुएट पे लेवल हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग ने जो पिछली गलतियां सरकार के द्वारा, विधि विभाग बार बार हम लोग के द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा 2023 से लेके 1991 से लेके जो बार बार हम लोग अनुशंसित किए जाते हैं कि आप लोग को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा, नहीं ना, उन्हें से कुछ मिलता नहीं है। हम लोग 24 पे ग्रेड लेवल में उसी तरह बने हुए हैं। तो जो गलती हमारे आप पहले के जो कर्मचारी बंधु कर चुके हैं, उस गलती को हम लोग दोहराना नहीं चाहते हैं। जो बलिदान कुर्बानी देना चाहते हैं, हर जोर जुलूम के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, और हम जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे बिहार सरकार पूरी नहीं करेगी और सेठी कमीशन की जो हम लोग को न्यायिक कैडर की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाएगा, तब तक हम लोग इस व्यवहार न्यायालय बेटियां के परिसर में बैठे हुए हैं। एक शायद गोपालगंज व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर व्यवहार न्यायालय में तैनात सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इस दौरान न्यायालय परिसर में भी सभी लोग धरने पर बैठे। कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल से पूरा न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो गया। इसका असर पूरे सिस्टम पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां इस हड़ताल के शुरू होने से सभी तृतीय और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी धरने पर बैठ गए, जिससे न्यायालय कार्य बाधित हो गया। मेरा नाम अखिलानंद पाठक है। मैं डिपोजिशन राइटर के पद पर सिविल कोर्ट गोपालगंज में तैनात हूं, और हमारी जो 4 मांगे हैं उनमें कोई भी मांग गलत नहीं है। सारी मांगे जो जरूरी हैं और हमसे जुड़ी हुई हैं, और यहाँ तक कि जो है हमसे ही नहीं, पूरे बिहार के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं क्लास 3 और क्लास 4 के, उन सब से जुड़ी हुई हैं। और अगर यह नहीं पूरी होती हैं तो हम पूरी होने तक अपनी इस हड़ताल को जारी रखेंगे और अपने कार्य से विरत रहेंगे। नाम पूनम कुमारी है। यहाँ पे हम लोग अपनी 4 मांगों के लिए बैठे हुए हैं। पहली मांग है वेतन की संगति को जल्द से जल्द दूर किया जाए। दूसरी मांग है सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं उनका शीघ्र से शीघ्र प्रमोशन हो। तीसरी मांग है हर जगह सभी जगह 100% अनुकंपा होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, यानी 100% अनुकंपा बहाल किया जाए
और चौथी मांग है विशेष न्याय कैडर को लागू किया जाए। हम लोग इसीलिए सभी जिलों के कर्मचारी, न्याय कर्मचारी जो भी हैं, हम लोग धरना पर बैठे हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग ऐसे में बैठे रहेंगे, काम कोई नहीं करेगा। पूर्वी चंपारण जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए की विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के द्वारा 225 सीटें जीतने का शंखनाद करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से एक होकर एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की गई। कार्यक्रम में एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्षों समेत बूथ स्तर के अध्यक्ष और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने लालू राबड़ी परिवार पर जमकर हमला बोला। मौका है एनडीए घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष हम लोग बिहार के सभी जिला में निकले हैं एनडीए जिला कार्यकर्ता सम्मेलन से, और आज हम लोग मोतिहारी में अपार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का अपार सफलता मिली है। और हम लोग का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, 2025 में फिर से नीतीश 225, तो उस लक्ष्य को कामयाबी के लिए और जो भी चुनौतियां हैं उसको फतह करने के लिए हमारे जितने भी एनडीए कार्यकर्ता हैं यहाँ जो पहुँचे हैं वो संकल्प लिए हैं। तमाम लोग एकजुट एक साथ रहने के लिए चट्टान भाई बहन मान योजना किया गया है। अरे आप भ्रम में नहीं रहिए, तेजस्वी जी के बाद उनके माता पिता के शासनकाल को जब याद करिएगा ना तो रोम रोम काँप जाएगा। उनको हमारे नेता ने तो 2-2 बार उनको मौका दिया। जो परिवार से अलग सोच नहीं सकते हैं वो भला राज और देश का क्या सेवा करेंगे। जूठा खाने के चक्कर में है। धरती पर मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित किया गया एनडीए के हजारों कार्यकर्ता आज इस सम्मेलन में आकर एकजुटता और प्रतिबद्धता दिखाने का काम किया। हमारा एनडीए सशक्त है, मजबूत है और एक होकर के हम 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे। आज इसका हम लोगों ने संकल्प लिया है। साथ ही हमने कहा है कि कुछ लोगों के मुंह में लार जो टपकता है, दिन रात जो है सपना देखते रहते हैं, कभी पिताजी सपना देखते हैं, कभी पुत्री सपना देखती है, कभी पुत्र सपना देखता है। अब जो है उन लोगों को कोई भी जूठा खाने को मिलने वाला नहीं है। आने वाला समय एनडीए का सरकार बनेगा। प्रसाद की खार के तौर में ये अनशन तोड़ रहे हैं। ये कौन है पता नहीं। मांझी जी 20 सीट के लिए करेगा, 20 सीट। मांझी जी ने कभी, आप लोग मीडिया का सब बनाया होगा। अब आप लोग यही कीजिएगा कि चिराग जितना मांगेंगे, मांझी जी इतना मांगेंगे। देख रहे हैं कि कहीं कोई दाल तो गल नहीं रहा है, तो अब ये सब बात हवा में चलेगा। इसीलिए जो है अब इस सब चक्कर में मत रहिए। कोई चक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। एनडीए का सरकार और नीतीश कुमार हो गया, सब फार्मूला तरह तय हो गया, सीट भी बंटवारा हो गया है। आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र में 4.5 साल में 42 लाख मतदाता बढ़े और सिर्फ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 47 लाख मतदाता बढ़ गए। कांग्रेस इन लोगों की सूची मांग रही है, लेकिन हमें वो सूची नहीं दी जाती। आरटीआई से जो जानकारी ली जा सकती थी वो भी खत्म कर दी गई। चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपाती ढंग से काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन में चयन जो हो उसमें 3 लोगों की कमेटी हो, प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने उसको नहीं माना। पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र के अंदर 4.5 साल में बढ़ते हैं 42 लाख वोटर महाराष्ट्र केवल में, और लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़ जाते हैं 47 लाख वोटर। ये कहां से आ गए भाई? और हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मांगती है कि आप जिन लोगों के वोट आपने बढ़ाए हैं 4.5 साल में और जिन लोगों के अब आपने बढ़ाए 6 महीने में 47 लाख, उनकी हमें पोलिंग बूथ वाइज सूची दे दीजिए। वो तो प्रिंटेड लिस्ट है, उसमें देने में क्या है? हाँ, हजारों पेज होंगे, पन्ने होंगे, हम उसको देखेंगे, हम पेमेंट करने की तैयार हैं, लेकिन वो नहीं देंगे। और अब तो उन्होंने जो आरटीआई के अंदर जानकारी ले सकते थे वो भी खत समाप्त कर दी। यानी कि पूरे तरीके से पक्षपाती ढंग से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।